एक आपने एक आपने बोला रेवेन्यू, एक आपने बोला प्रॉफिट, एक आपने बोला इनकम गेन। ठीक है। यस। अब मैंने एक्चुअली अब इन चारों को आमने सामने खोला है ताकि आप मतलब थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ और ठीक है। अब और ज्यादा क्लियर विजिबल है तो क्लियरली विजिबल है तो अब ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू का मतलब होता है द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। यानी कि अमाउंट रियलाइज्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मैं गुड्स बेचूंगा या सर्विसेज दूंगा तो जो भी अमाउंट रियलाइज होगी उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे जैसे मैंने गुड्स बेचे, मैं गुड्स से समझाता हूं। जैसे मैंने गुड्स सोल्ड करे 50,000 रुपए के, गुड्स सोल्ड करे 50,000 रुपए के, तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 50,000। राइट। अब यहां पर एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बीच में डिस्कस करनी पड़ेगी। एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? Expenses are cost incurred by the business in the process of earning revenues। यानी कि रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा हम करेंगे वो एक्सपेंसेस कहलाए। इसका मतलब ये हुआ, गुड्स की टर्म्स में समझो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्टिंग ₹40,000। इसका क्या मतलब हुआ कॉस्टिंग ₹40,000 का? कि सर 40,000 के गुड्स थे और हमने उसे 50,000 में बेचे, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट होगा। हाँ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 40,000 में हमने उन गुड्स को खरीदा था और हमने उन्हें 50,000 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ हमारे को 10,000 रुपए का। तो प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। यानी कि प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो भी गुड्स या सर्विसेज देकर पैसा बनाया या पैसा आया वो रेवेन्यू है, और जो भी उन गुड्स और सर्विसेज के लिए मेरा पैसा खर्च हुआ वो एक्सपेंसेस है, और उन्हें माइनस कर दूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। यस सर। अब ध्यान से सुना। एक मिनट, ये हटा दो। अब मैं कह रहा हूं प्रॉफिट के बाद ना मैं नेक्स्ट टर्म गेन के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है।
यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं चेंज इन द नेट वर्थ ड्यू टू चेंज इन द फॉर्म एंड प्लेस ऑफ गुड्स एंड होल्डिंग ऑफ असेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में बताता हूं। इररेगुलर नेचर के प्रॉफिट को हम गेन कहते हैं। इररेगुलर नेचर के प्रॉफिट को हम गेन कहते हैं। यानी कि जैसे मैं इसका एग्जांपल एक बिल्डिंग के नाम से लेता हूं कि मैंने बिल्डिंग बाय करी 50 लाख की, और आफ्टर 2 इयर्स मैंने बिल्डिंग को सेल करा 70 लाख का। तो मुझे कितना गेन हुआ? 20 लाख। इसको ना हम टेक्निकली प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। बंदा कहेगा यार 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। जनरली डे टू डे लाइफ में तो हम प्रॉफिट ही बोलते हैं, सब कुछ प्रॉफिट ही है हमारे लिए। सर इसी लेकिन में कंफ्यूजन हुई थी। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आप इररेगुलर नेचर से कमाते हो, यानी कि कभी कभार कमाते हो, उसको गेन कहेंगे, प्रॉफिट नहीं कहेंगे। प्रॉफिट वो होता है जो हम रेगुलरली कमाते हैं, यानी कि जो हम अपने बिजनेस से जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। क्योंकि हम रोज गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। दैट इज मतलब ड्यू टू दैट जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो हमारा रेगुलर नेचर का है, यानी कि लगातार हो रहा है हमें, तो वो प्रॉफिट है। और जो इररेगुलर नेचर का होता है वो गेन कहलाता है। मतलब उसको भी प्रॉफिट कह सकते हो। कि गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट कहेगी भाई हम तो इसको अलग अलग बोलते हैं, आप इसे प्रॉफिट मान लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। भाई हमारा ना गवर्नमेंट का जो है ना वो टैक्स का सिस्टम अलग होता है। अगर हमें किसी तरह का गेन होता है ना तो उस पर गवर्नमेंट थोड़े अलग तरीके से टैक्स लेती है हमसे, और जो बिजनेस प्रॉफिट होते हैं उन पे अलग तरीके से टैक्स लेती है। ये सब आप अभी फ्यूचर में पढ़ोगे कि टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये सब आपने कॉलेज लेवल पर पढ़ना है, स्कूल लेवल पर नहीं। बातें जरूर होंगी टैक्स की, लेकिन स्कूल लेवल पर आपको कोई निकालने के लिए नहीं कह रहा कि टैक्स निकाल के दिखाओ। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो इररेगुलर नेचर का प्रॉफिट होता है उसे गेन कहा जाएगा। तो मतलब टेक्निकली करेक्ट है, थियोरेटिकली भी वो करेक्ट है, बट प्रॉफिट कह दोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट तो एक जैसी ही होती है। मैंने आप लोगों को जब भी बोला है, मैंने बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉफिट होगा या गेन होगा वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है। यस सर। अब बात आती है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज इनकम। Increase in the net worth of the enterprises either from business activities or other activities is termed as income. यानी कि income is a wider term which includes profit also. मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारी नेट वर्थ बढ़ रही है एक साल में, उसे हम अपनी इनकम कहते हैं। चाहे वो प्रॉफिट की वजह से बढ़े या गेन की वजह से बढ़े, असल में हमारी नेट वर्थ बढ़ रही है। तो इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट एज वेल एज गेन, ये आप कह सकते हो। ठीक है। यस सर, समझ आप। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ऐसे पढ़ोगे ध्यान से तो समझ आ जाएगा। और अब तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा।
उसके बाद आप जब कभी भी इसमें कंफ्यूज हो जाओ, आप इसको कभी भी देख लेना। मैं इसका टाइटल यही डालूंगा, प्रॉफिट वर्सेस गेन। मैं इसका टाइटल यही डालूंगा, प्रॉफिट वर्सेस गेन। मतलब इस वीडियो का टाइटल यही डालूंगा। तो जिसने भी जब भी देखना हो, मतलब आप इसको देख सकते हो। ठीक है। सर एक और डाउट है। हाँ हाँ जैसे बोलो। मटेरियलिटी प्रिंसिपल और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जैसे कल मैम ने असाइनमेंट दी थी, उसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। तो वो था कंटिंजेंट लायबिलिटी इज प्रेजेंटेड इन फुटनोट। तो सर ये फुल डिस्क्लोजर होगा या ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल के अंडर आएगा? तो ये तो फुल डिस्क्लोजर ही होना चाहिए ना, कि आप इंफॉर्मेशन को फुल्ली डिस्क्लोज कर रहे हो। मटेरियलिटी तो ये होती है कि जो भी चीज आपकी बुक्स में है, अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आप अलग से देना चाहो, तो वो आप देते हो, तो उसे कहते हैं कि आप मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो। कि आपने जो इंफॉर्मेशन, मतलब जो चीज बुक्स में रिकॉर्ड किया है, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपने अलग से दी है। लेकिन अगर आप कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज को बुक्स में शो कर रहे हो, तो दैट इज द, यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मतलब आप फुल ओके। इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हो। तो ये ना छोटी छोटी चीजें मतलब में ही कंफ्यूजन होती है, और वो ऐसे ही दूर होती हैं डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज या इस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करके। तो ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने श्रेयांश, मैंने ना 2 अलग अलग ऑथर्स की बुक्स भी मंगा ली हैं, मेरे पास आ भी गई हैं, कल डिलीवरी हो गई थी। तो मैं आज ना अभी उनमें से थोड़ी देर में, जो भी मुझे ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं ना एमसीक्यूज टाइप के, वो मैं अभी सेंड करूंगा, ताकि गौरीश और खुशी, आप दोनों का कल पेपर है, तो आप उन्हें जरूर पढ़ के जाना। ठीक है ना, मतलब पढ़ लेना। और ओके सर। बाकी लोगों का पेपर जो है वो बाद में, मतलब जब भी है या किसी का हो चुका है, तो उनको भी पढ़ने तो चाहिए ही। उसको कोई डाउट होगा तो मैं बताता जाऊंगा साथ साथ। बट और कौन से ये, ऑथर है? जी सर मेरा भी कल ही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या बोल रहे थे श्रेयांश? और कौन से ऑथर की है? एक का नाम है SC शर्मा, और एक का नाम है सिद्दीकी। ये काफी सर दोनों काफी अच्छी बुक्स है। हाँ जी बोलो। सर मेरा भी कल पेपर है, मेरे को ना वो बीआर से रिलेटेड वाली ट्रांजैक्शन समझनी थी। वो मैं अभी समझाता हूँ। अगर आपके टीचर ने कोई पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन दी हैं, तो वो आप या तो मुझे बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। मतलब यहीं पे स्क्रीन पे लिखता हूँ मैं। यस सर, मैं बताता हूँ एक से। हाँ बोलो। सर एक तो है डेट ऑफ 7,000 गिव अस बीआर। डेटर्स ऑफ 7,000 गिव अस बीआर। gave us will receive। ठीक है, अगली। सर एक है रिमेनिंग डेटर्स गिव बीआर। रिमेनिंग डेटर्स gave किया। ठीक है। और सर हाँ बोलो बोलो। बीआर वाज मेट एट मैच्योरिटी। Beer was met at maturity। देखो, पहले इन तीनों को समझ और लो, अगर सर और एक है डिस्काउंट। ओके सर। उसके बाद मैं लेता हूँ, पहले इन तीनों को समझ लो। देखो, ओके इसमें मैं एक ट्रांजेक्शन ऐड कर रहा हूँ, सोल्ड गुड्स
टू राम और सोल्ड गुड्स टू श्याम। तो मेरी एंट्री हो गई राम टू सेल्स और ये एंट्री हो गई श्याम टू सेल्स। लेट्स से 10,000 10,000। ठीक है, ये भी मेरे डेटर्स बन गए, ये भी मेरे डेटर्स बन गए। मेरे टोटल डेटर्स कितने हुए? मेरे टोटल डेटर्स कितने हो गए? 17,000 रुपए के। ठीक है, यस सर। अब इन्होंने एक एंट्री बोली है, डेटर्स ऑफ 7,000 गेव अस BR। मैं मान लेता हूँ उस डेटर का नाम राम है। राम ने हमको BR दे दिया। इसका मतलब क्लियरली ये है कि हम अपनी बुक्स में राम का अकाउंट कैंसिल कर देंगे और उसकी जगह बिल रिसीवेबल नाम का एक असेट क्रिएट कर लेंगे। सर मतलब हाँ बोलो। सर मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस है ना, ये चैप्टर 5 वाले में करवा रखे, अभी जर्नल्स में नहीं समझाएंगे। हाँ तो अच्छा, इस तरह से एक मिनट रुको, फिर मैं इसको थोड़ा सा उस तरीके से बताता हूँ। मान लेते हैं कि इसको हम assets is equal to capital plus liability। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। इधर हम कैश की हेडिंग ले लेते हैं, इधर हम डेटर्स की हेडिंग ले लेते हैं, बाकी तो जो भी है। अब मैंने क्वेश्चन में बोला कि हमने गुड्स बेचे 7,000 रुपए के, तो हमने डेटर्स में प्लस कर दिए 7,000 रुपए और स्टॉक में से माइनस कर दिए 7,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे ट्रांजेक्शन आई कि मैंने और गुड्स बेचे डेटर्स को 10,000 रुपए के और मेरे स्टॉक में से माइनस हो गए 10,000 रुपए। तो यानी कि टोटल मेरे डेटर्स 17,000 रुपए के हो गए और जो भी स्टॉक के अंदर से वैल्यू माइनस करके आएगी, जो भी आएगी व्हाटएवर, तो कैपिटल भी जो भी चल रही होगी, लायबिलिटी जो भी चल रही होगी, कैश जो भी चल रहा होगा। मैं बात आपको सिर्फ डेटर्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। अब उन्होंने बोला डेटर्स ऑफ 7,000 गेव अस BR। इसका क्लियर मतलब यहाँ पर है, मैं इसको अलग कलर से बताऊंगा कि 7,000 के डेटर्स हमारे कम हुए और एक नया असेट क्रिएट हो गया जिसका नाम बिल रिसीवेबल था 7,000। 7,000 रुपए के बिल रिसीवेबल क्रिएट हो गए और डेटर्स मेरे 7,000 से कम हो गए, यानी कि मेरी बुक्स में एक असेट कम हो गया और दूसरा असेट जिसका नाम बिल रिसीवेबल था वो क्रिएट हो गया। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि मैंने इसके बदले में पैसे लेने हैं किसी से। किसी से मतलब जिसने उसे साइन किया होगा। अब वो मेरे एग्जांपल में अगर उसका नाम मैंने राम रखा हुआ है तो राम ने मुझे बिल रिसीवेबल दिया है, तो राम से मैंने पैसे लेने हैं, तो मैं उसको जो भी टाइम दिया होगा उसने 1 महीने 2 महीने बाद मैं उससे वो पैसे लूंगा। तो ये तो हो गया इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। उसके बाद आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग डेटर्स गिव अस BR। ये भी यही हो गया कि जो बाकी के 10,000 के डेटर्स थे उन्होंने भी हमें BR दे दिया, तो इसका मतलब 10,000 के डेटर्स और कम हो गए और बिल रिसीवेबल हमारे 10,000 के बढ़ गए, यानी कि अल्टीमेटली हमारे डेटर्स तो 0 हो गए और यहाँ पे 17,000 रुपए के बिल रिसीवेबल हो गए। 17,000 रुपए के बिल रिसीवेबल हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। यानी कि एक असेट कम हो गया, दूसरा असेट बढ़ गया। और उसके बाद उन्होंने बोला है बिल रिसीवेबल वाज मेट एट मैच्योरिटी। इसका मतलब है अगर हम इस पूरे, अगर उन्होंने अलग से कोई अमाउंट दिया है कि ये अमाउंट के बिल मेट हो गए एट मैच्योरिटी तो वो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि अगर ये पूरे 17,000 के जो बिल रिसीवेबल थे वाज मेट एट मैच्योरिटी का मतलब होता है कि
जितने भी टाइम के लिए ये बिल बनाए गए थे उतना टाइम पूरा होने के बाद हमको इसके बदले में पैसे मिल गए, यानी कि 17,000 रुपए का कैश आया और 17,000 रुपए के बिल जो है वो चले गए, यानी कि बिल नील हो गए और कैश जो है वो 17,000 बढ़ गया। जो भी मतलब बिल का अमाउंट होगा, अगर उन्होंने अमाउंट बोला है कि हमारे को 10,000 के बिल मिल गए एट मेच्योरिटी, तो इसका मतलब है हम यहाँ 10,000 कम कर देंगे, 7,000 के बिल रिसीवेबल रह गए और 10,000 हम कैश में प्लस कर देंगे, यानी कि कैश में प्लस हो जाएगा कैश का जो भी बैलेंस पहले से चलता आ रहा हो। ये मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जर्नल की बात अलग हो, मतलब उसमें हमें डेबिट क्रेडिट करना होता है। यस सर। था तो हमारे को एंट्री करनी पड़ती कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वो इसलिए कि कैश कम्स इन एंड बीआर गोज आउट, यानी कि मैंने बिल रिसीवेबल दे दिया और पैसे ले लिए, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली कहानी है अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो। बट अगर मैं सिंपल अकाउंटिंग क्वेश्चन में बात करूं तो मैं बिल रिसीवेबल में से माइनस कर दूंगा और कैश में प्लस कर दूंगा, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। सर एक ऐसे में ही है डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। मैं बताता हूँ। अब मान लो कि ये मेरी एक अकाउंटिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर इधर कैश चल रहा है, इधर डेटर्स चल रहे हैं, इधर बिल रिसीवेबल चल रहा है। एक ट्रांजैक्शन में कहा गया है कि हमने गुड्स बेचे हैं, तो स्टॉक माइनस हो गया, डेटर्स क्रिएट हो गए, क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं। फिर आगे की ट्रांजैक्शन में किसी में कहा गया है कि वो जो डेटर्स थे उन्होंने बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि बिल रिसीवेबल दे दिया है हमको साइन करके। तो इसका मतलब है 10,000 के डेटर्स कम हो गए और 10,000 के बीआर क्रिएट हो गए, मतलब मेरा बिल रिसीवेबल क्रिएट हो गए और डेटर्स जो है वो मेरे नील हो गए, 10,000 के बिल आ गए। ठीक है, अब जैसे उन्होंने हमें कहा कि हम बाद में पैसे दे देंगे और बाद में जाकर ना वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब होता है, डिसऑनर का मतलब होता है फेल्स टू पे। डिसऑनर का क्या मतलब होता है? फेल्स टू पे। अब मुझे ये बताओ, फेल्स टू पे से क्या ये क्लियर हो रहा है कि वो बंदा हमें बाद में पैसे देगा या नहीं देगा? नो सर। सोच के जवाब देना। क्या उन्होंने ये वर्ड बोला है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया? ये वर्ड बोला है? नो सर। इसका मतलब है कि वो बाद में हमें पैसे दे सकता है, क्योंकि वो कंगाल थोड़ी ना हुआ है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल, तो वो कंगाल थोड़ी ना हुआ है। इसका मतलब है पैसे दे सकता है ना वो हमें, अभी हमने उम्मीद थोड़ी ना छोड़ दी। तो यस सर। अगर वो हमें पैसे दे सकता है, इसका मतलब है कि बिल रिसीवेबल हमारे खत्म हो गए, क्योंकि उसने बिल को डिसऑनर कर दिया, मतलब पैसे देने से मना कर दिया बिल के बदले। लेकिन हम ऑन दी अदर हैंड उसका पीछा थोड़ी ना छोड़ेंगे, अभी हम उससे पैसे लेंगे ना, तो हम अपने डेटर्स को दोबारा से इंक्रीज कर लेंगे। यानी कि हमने बुक्स में क्या किया, बिल रिसीवेबल हटा दिया और उस डेटर के नाम से 10,000 लिख दिए, इससे इतने पैसे लेने हैं अभी। और अगर क्वेश्चन ये वर्ड लिख देता, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ये वर्ड लिख देता कि उस बंदे से हमें आज की डेट में 6,000 रुपए मिल गए,
₹6,000 मिल गए इन फुल सेटलमेंट। हेलो, हाँ जी, एक मिनट आ रहा हूँ। इधर मेरे ऑफिस में और काम। इधर पीछे पीछे देखो, पीछे। ठीक है, अगर उसने हमें बोला कि हमारे को उनसे फुल सेटलमेंट में ₹7,000 मिल गए, तो मैं क्या करूंगा, 7,000 कैश में डाल दूंगा, 10,000 इधर से माइनस कर दूंगा और कैपिटल में 3,000 माइनस कर दूंगा एज अ लॉस, यानी कि हमारे को वो पैसा हमारे को नहीं मिला। ठीक है, ये समझ में आया? ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है। अगर वो हमसे ये बोलता है कि वो इंसॉल्वेंट अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब है he again becomes our debtor, he again becomes our debtor। और अगर वो ये बोल देता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, इसका मतलब है कि हम उसे कहेंगे भाई देख, जो देना है दे, बात खत्म कर। तो अगर वो कहता है 7,000 ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो, इसका मतलब है हमारे बिल रिसीवेबल 10,000 माइनस हो गए और 7,000 कैश बढ़ गया और 3,000 का नुकसान हो गया। तो 10 में से 7 इधर चले गए और 3 इधर चले गए। अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कैपिटल में से माइनस हो गए। ठीक है, आया समझ? यस सर, यस सर। तो यही कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में घुमाने की इन बातों को। वैसे आगे चलकर इनकी जर्नल बनाएंगे हम लोग और वो आगे चलकर पूरी डिटेल में चैप्टर आएगा, तो मैं तब तो ढंग से कराऊंगा ही। तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, अगर उन्हें कुछ कम भी समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, अभी होगा। सर एक और पूछनी थी, एक ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें वो भी समझा। देखो, इसमें समझाने की बजाय ना, ये मेरा थोड़ा सा आपसे बोलूंगा कि अभी कल के एग्जाम के लिए ना इसको याद कर लो। रीजन मैं आपको ढंग से बताऊंगा, ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी। एक ट्रांजैक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अच्छा, तो आप तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में पूछ रहे हो ना? अकाउंटिंग क्वेश्चन में पूछ रहे हो ना? यस सर, यस चलो, सर। मैं ना जनरल पे आता हूँ बार बार, चलो कोई बात नहीं। अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं सही, अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो बहुत ही इजी होती है। रीजन बाद में बताऊंगा, मगर कैपिटल में ही प्लस होगी, कैपिटल में ही माइनस होगी, ये ध्यान रखना। मतलब चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, दोनों कैपिटल में ही प्लस माइनस होते हैं। किसी एसेट को नहीं छेड़ना और किसी लायबिलिटी को नहीं छेड़ना, कैपिटल में ही प्लस करना है, कैपिटल में ही माइनस करना है। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट सर इसका रीजन क्या है कि देखो, रीजन बस यही होता है कि अगर शॉर्टकट में बोलूं तो ये होता है कि ओनर और फर्म दो सेपरेट एंटिटीज हैं। ओनर ने फर्म को कैपिटल दी है, तो बदले में फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक लॉस, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यस मिल सर, किसको रहा है, मिल किसको रहा है, ओनर को। तो वो उसकी कैपिटल में प्लस भी हो जाएगा।
क्योंकि उसी को तो मिल रहा है। यस सर। तो यानी कि उसी की कैपिटल में प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे, यानी कि नेट इफेक्ट जीरो ही रहेगा, मतलब जीरो इन द सेंस जितनी कैपिटल थी उतनी रहेगी। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना वो ना टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट को आप बोल सकते हो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रैक्टिकली देखें तो स्टूडेंट कहेगा सर ये तो बराबर ही हो गया, फिर इससे तो अच्छा कुछ भी मत करते। तो इसकी ट्रीटमेंट टैक्स में समझ में आएगी क्या होती है। तो आप इसलिए अभी इसके अंदर डीप डेप्थ में मत घुसना, बस आप ये समझो कि सर ने बताया था कि प्लस भी कैपिटल में माइनस भी कैपिटल में, इन दोनों का यही होगा। ठीक है। यस सर। क्योंकि अभी कल पेपर है ना, तो कल किसी तरह पेपर को निकाल लो, फिर बाद में आराम से करेंगे। समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आ सकता, बस ये है कि सही वक्त पे सही चीज समझ में आएगी जब टाइम आएगा। ठीक है। गौरीश, खुशी, आप लोगों को और कोई डाउट दिमाग में आ रहा है तो बोलो, क्योंकि आप ही तीनों का पेपर है। बाकी लोग आपके डाउट से जो भी समझेंगे तो उनको भी फायदा हो जाएगा। सर एक आया था लेकिन वो आपने बीच में बता ही दिया था। ठीक है। तो खुशी, अब कोई नहीं कोई है। और डाउट? नो सर। अगर बाय चांस कोई डाउट निकलता है क्लास के बाद भी, तो चाहे मुझे पर्सनली वॉइस मैसेज भेज के आप अपना डाउट पूछ लेना, मैं आपको वॉइस मैसेज में ही रिप्लाई देके उसका रीजन बता दूंगा। तो अगर मैं अलग से क्लास नहीं भी दे पाया आपको, मतलब मान लो कोई एक छोटा मोटा ही डाउट है, उसके लिए अलग से क्या क्लास देना, उसकी बजाय मैं वॉइस मैसेज में ही बता दूंगा आपको। ठीक है। कुछ ओके सर। सर आप, हाँ जी बोलो। तो मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, तो उसका ना मतलब एक ट्रांजैक्शन मेरे को समझ नहीं आई थी कि बोलो उसमें बोलो करना क्या है। बोलो बोलो। मैं आपको वो क्वेश्चन भेज देता हूँ। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन भेजो, मैं ग्रुप पे ही भेजना, फिर मैं उसका आंसर ग्रुप पे ही डाल दूंगा। तो क्लास की तो मैं अब मतलब वो कर देता हूँ स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मिनट रह गए हैं। आप मेरे को ग्रुप पे क्वेश्चन भेजो, मैं उसका आंसर वॉइस मैसेज में ग्रुप पे ही डाल दूंगा, ताकि सभी लोग समझ लेंगे। सर रीजॉइन नहीं करनी? ओके सर। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।